केसरिया बालम आओ हमारे देश। मैं पूछता हूँ किसको छुपा रखा है अंदर? हाँ, कोई नहीं है कुंवर साहब। कौन है अंदर? रुक्मी, रुक्मी अंदर क्या चल रहा है? साफ साफ बता। मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। कुंवर साहब कोई नहीं है अंदर। रुक्मी हटो मेरे सामने से, मैं कहता हूँ हटो। कुंवर साहब मैं कहता हूँ हटो। मोमन, तू यहाँ क्या कर रही है? इसी से पूछ लो। मेरी सोने की बाली जो मैंने सुबह को ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी, पता नहीं कहां चली गई। मेरे अलावा तो यही आई थी मेरे कमरे में साफ सफाई करने। मुझे पूरा शक है कि इसी ने मेरी सोने की बालियां चुराई हैं, इसलिए मैं यहाँ ढूंढने चली आई। सुबह दीप भाई साहब का बटुआ चुराते हुए पकड़ा था मैंने इसे। तब इसने दीप भाई साहब को ही झूठा ठहरा दिया और इसकी बहन रसाल वो इसकी वकालत कर रही थी। क्या इसने दीप भाई साहब का बटुआ चुराया? और नहीं तो क्या। अरे अब क्या कहना है तुम्हें? जी ये मुमन भी झूठ बोल रही है। हाँ, अरे अब जवाब क्यों नहीं देती हो? जबान कट गई है क्या? किस बात का जवाब? देखा भाई साहब, अब कितनी भोली बन रही है। अरे कहेगी क्या भी, और जो भी बोलेगी झूठी बोलेगी। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। आज के बाद अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई ना, तो ना मैं ताया सा की सुनूंगा और ना दादी सा की। सीधा धक्का मार के हवेली के बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम? और एक बात, मैं तुम्हारी वजह से अपने और अपनी बींदनी के बीच में झगड़ा नहीं चाहता हूं। एक बात ध्यान रखो कि रसाल से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसका सहारा लेना, उससे वकालत करवाना बंद करो तुम। चलो मोहन। बाहर आ जाइए। रुक्मी, आज रणवीर के साथ कोई तकरार हो गई है क्या? मैंने ना बताना चाहूं तो कोई बात नहीं। वैसे भी बींद और बिंदनी के बीच की नोकझोंक कमरे की चार दीवारी के बाहर ना जाए, वही अच्छा हुए। कालजा छूटा ना कर, एक बच्चा हो जाने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बता मने मारे पर पोते का मुंह कब दिखावेगी? लो, सही समय पर रणवीर भी आ गए हो। थोक दियो दादी से। दूधो नहाओ पूतो फलो। रणवीर बेटा, अब तू ही मने बता, तुम दोनों मने मारे परपोते का मुंह कब दिखा रहे हो? अरे तू भी थारी बिंदनी की तरह शर्मा रहा है के? मासा, ये सब बातें तो बाद में भी हो सके हैं। अभी तुझे आपका आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। आज इसके ऑफिस में इसकी बहुत जरूरी मीटिंग है। बेटा रणबीर, दादी सा से आशीर्वाद ले लियो ना। अब तो जा, थारे को ऑफिस में देर हो रही होगी ना। रुक्मी, तू भी जा। रणवीर, अब रुक्मी से झगड़ना बंद कर दे, समझा इसे? अरे उसका मन बड़ा कोमल है, और तू भी। मासा, आप भी नाश्ता ले लो। आपके लिए मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ। रणबीर, जा। जी। कमल, मैं इस कमरे में बंद हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जबान पे भी ताले लगा दिए जाए।
आगे से ख्याल रहे, जब मैं बात कर रही हूं बीच में कभी बोलना मत। जी माँ साहब। कल रात हमारी बात पूरी नहीं हो पाई, रात भर मैं सो भी नहीं पाई, इसी टेंशन में कि न जाने आगे क्या होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैंने प्लान कर लिया है। और हाँ, बाय द वे, उस रुक्मी को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। कल रात टेंशन में कह नहीं पाया। और हाँ, ये भी कहना कि कल रात को मेरी वजह से जो सुनना पड़ा उसके लिए आई एम सॉरी। आर यू मैड? तुम जानते हो ना रुक्मी हमारे घर की नौकरानी है, और तुम एक नौकरानी से सॉरी कहना चाहते हो? कोई और होता तो मैं मान भी लेती, पर रुक्मी? मोहित, तुम जानते नहीं हो रुक्मी कितनी बड़ी धोखेबाज है। मुझे तो नहीं लगता। कल रात जिस तरह तुम और तुम्हारे भाई उससे बातें कर रहे थे, तो उसने तुम्हारी किसी भी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया। रुक्मी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। पर तुम रुक्मी की तरफ इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? तुम जानते हो ना मैंने कितनी मुश्किल से फोन किया है। ओके ओके, आई एम सॉरी। बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम बताओ कब और कहाँ मिलना है? घर से बाहर निकलने का बहाना सोचते ही मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके, बाय। दोबारा कभी हमारी जीजी को धोखेबाज ना कहना, क्योंकि तुम जो अपने घर वालों के साथ कर रही हो उससे भी लोग धोखा ही कहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी आवाज नीचे रखो। जे ना भूलो कि मैं थारी भाभी हूं, थारे बड़े भाई सा की बिंदनी और इस हवेली की ठाकुराइन। मैं जानू कि कल रात कुंवर सा के सामने तूने भी हमारी जीजी पर अपनी सोने की बालियां चुराने का झूठा इल्जाम लगाया, पर अभी मैं थारे से कुछ ना कहूंगी। जिस दिन हमारी जीजी के खिलाफ थारी आवाज उठी, उस दिन थारी ये प्रेम कहानी थारी इज्जतदार खानदान के सामने लाने में हमारे को जरा भी हिचकिचाहट ना होगी। क्या कर रही है? सोने दे। कल रात आपने भी तो मन्ने को सोने नहीं दिया, तो इसलिए बदला ले रही है? छोड़ो। काम है मन्ने। ठाकुराइन घर के काम करेगी? ना, एक बींदनी जो अपने बींद और परिवार को खुश रखने के लिए कुछ भी करेगी। थारे को पता है ना थारे बीन को क्या चाहिए? जल्दी उठकर नीचे आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। छोड़ो। पापा साहब, मैं परोसूं। ये ठंडी हो गई है, मैं आपके वास्ते गर्म करके लाती हूँ। ठीक है बिंदनी। भाई बात है जीजो सा,
हैरानी हो रही है कि आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे उग गया है? कहा था ना मैंने, दीप अब बहुत जिम्मेदार हो गए। अब तो ऑफिस भी जाने लगा है और घर पर रहकर पद्मा का ख्याल भी रखने लगा है। रोक दें ताया साहब। जी तो रे बेटा। मैं चलता हूँ ताया साहब, आज जिंदल एसोसिएट्स के साथ 11 बजे मेरी मीटिंग है। बेटा तने नाश्ता कियो? नहीं, थारे से किसी ने पूछा? अपनी औकात में रह, नाश्ता रख और जा। बेटा सुबह सुबह खाली पेट नहीं निकलते, नाश्ता कर ले। हाँ रणवीर, आओ यहाँ बैठो। जी। मूमल नाश्ता करने के लिए नहीं आई? रसाल को भेजा है बुलाने, आती होगी। लो आ गई। भाई साहब, मूमल के लिए ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे का रिश्ता आया है। अरे रिश्ते तो आएंगे ही मेघ, हमारी मूमल है ही ऐसी। कमल के मायके की तरफ से रिश्ता आया है, उन्होंने कुंडली भी देख ली है, कहते हैं कि अच्छा मेल है। बस मासा भी अपने पंडित जी को कुंडली दिखा दे और अगर शिव जी की कृपा रही तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। मूमल कठे जा रही है? अरे नाश्ता तो करके जा। मूमल, अपने ब्याह की बात सुनकर शर्मा गई होगी छोरी। भाई यही लक्षण हुए ठाकुरों की छोरी के। मासा, ज्यादा तीखो तो ना है? आज रणवीर और रुक्मी को देखकर ये ना लगा कि उन दोनों में ठीक से बोलचाल भी ना हो रही हो? हाँ मासा, मन ने तो ऐसा ना लगा। नहीं, हमारी आंखें धोखा ना खावे हैं। देखा, बच्चे की बात सुनते ही दोनों कैसे चुप हो गए। और कमल बीच में ही मेरी बात काट रही थी। मैं अभी जाके मेघ से बात करती हूँ, वो मुझे सब सच बता देगा। मासा, नाश्ता ऐसे छोड़कर न जाओ। ये बात तो आप भाई साहब से बाद में भी कर सको। गायत्री, ये ना समझना कि थारा इशारा मने समझ में ना आवे है। नाश्ते का बहाना करके एक बार फिर तू मने बाहर जाने से रोक रही है। मैं थारी एक ना सुनूंगी, आज मैं जान कर रहूंगी माजरा के है। मासा आपका दूर। मासा कटे जा रहे हो? मासा कटे जा रहे? तो अब तू आई है मारे पर पैरा देने। चौकीदार लगा रखे हैं चारों तरफ ताकि मैं इन 4 दीवारों के बाहर ना जा सकूं, पर आज मैं जाके रहूंगी। एक मिनट, रसाल, तुम परोसो। नौकरानियों के हाथ से खाने की मुझे आदत नहीं है।
परोस। नौकरानियों के हाथ का खाने की आदत ना है मने। क्या मतलब है इसका? रुक्मी, तू बता मने, क्या चल रहा है ये सब? क्या सच है और क्या झूठ? अगर आपको किसी के मुंह से सच सुनना है तो हमारे मुंह से सुनिए। ये लोग सब हमारे ही कहने पर आज तक आपसे झूठ बोल रहे हैं। हमने रणवीर का दूसरा ब्याह करवा दिया। रुक्मणी की छोटी बहन रसाल से। अब रसाल इस हवेली की नई बींदनी है और रुक्मणी इस हवेली की नौकरानी। मती मारी गई है तुम सबकी। घर की लक्ष्मी को नौकरानी बनाकर और उसी की छोटी बहन को उसके सौतन बनाकर उसके मत्थे मर दिया। कि इसीलिए 24 घंटे मारे पर पहरा लगा दिया गया था कि मारे को तुम सबका ये कांड पता ना चले। माफ कर दो मासा, पर हमारा विश्वास करो, जे अपनी तबीयत की चिंता और लोक लाज की मजबूरी ना होती तो मैं ये फैसला कभी नहीं लेता। और ये ब्याह मदन सिंह की रजामंदी से ही हुआ है। और रणवीर, कि वो भी इस ब्याह के लिए राजी हो गया कि मारे तबीयत की दुहाई देकर तुम सबने ये पाप इसके गले बांध दियो। चल, अपना सामान बांध और निकल अट्ठे से। रुक्मी के अलावा इस हेली की और कोई बिंदनी हो ही ना सके है। रणवीर ने अग्नि को साक्षी मानकर रुक्मी के साथ फेरे लिए हैं। रुक्मी ही रणवीर की बिंदनी है। चल चल अट्ठे से। ठहरिए दादी साहब। मेरा रुक्मी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आखिर आप चाहती क्या है? अपना सारा जीवन एक धोखेबाज के साथ बिताऊं? और रही बात 7 फेरे की, तो 7 फेरे मैंने रसाल के साथ भी लिए हैं दादी साहब। और अब यही मेरी पत्नी है। रसाल यह हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जब थारा और रुक्मी का ब्याह टूट गया तो मैंने अपने भगवान जी से शिकायत की। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, हे भगवान, मारे रणवीर का क्या दोष जो आपने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। पर आज हमारी समझ में आ गया है कि इंसान के कर्म ही उसका भाग लिखे हैं। आज मैं खुद कहूं रणवीर, थारे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। तू उसी के लायक है। रुक्मी ने थारे साथ कोई धोखा ना किया है रणवीर। धोखा तो तूने अपने साथ किया है। अरे थारे को अपने प्रेम पे विश्वास ही ना था। थारा प्रेम अपाहिज था जो सिर्फ और सिर्फ रुक्मी की सुंदरता की बैसाखियां लेकर चलना चाहता था। और इस अपाहिज प्रेम ने थारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी है कि थारे को रुक्मी का गुण, उसकी असली सुंदरता तो दिखाई ही ना दी। अपने स्वाद की खातिर रुक्मी को बीच भावर में छोड़कर उसकी ही छोटी बहन का हाथ थाम लिया। अरे ये भी ना सोचा कि हर दिन हर पल रुक्मी अपने बीन को अपनी छोटी बहन के साथ देखकर कितनी मौतें मरेगी। या फिर न्याय के नाम पर ये शर्मनाक हरकत तूने रणवीर से करवाई।
और उसे समय की मांग का नाम दे दिया। तो फिर आप ही बताइए मासा, मैं और क्या करता? तिल तिल अपने रणवीर को मरते हुए देखता। मदन सिंह और उसकी छोरी ने जो हमें धोखा दिया है। हाँ, उससे तारी राजपूती शान को ठेस पहुंच गई और बदले की भावना ने थारे को इतना बावला बना दिया कि तूने मदन सिंह के एक के बजाय दोनों हाथ काट दिए। हमेशा के लिए उसका सर अपने सामने झुका दिया। और मेघ, तूने भी हमेशा की तरह आंखें मूंदे अपने भाई का साथ दिया। काहे? क्योंकि थारा अपना स्वार्थ था। थारे बेटी की खुशियां दांव पे लगी थी। पर मासा, आप भी तो यही चाहती थी ना कि रणवीर हमेशा खुश रहे। पर किसी और की बेटी की खुशी की बलि चढ़ाकर नहीं। भगवान न करे कल को थारी बेटी के साथ किसी ने इसी तरह अन्याय किया तो भी क्या तेरी सोच यही रहेगी? मासा, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। आप अपने आप को परेशान ना करो। बस कर गायत्री, अब तो अपना नाटक बंद कर। मैंने भंवर से भी ज्यादा थारे पे विश्वास किया। जब तूने खुद जीवन भर अपने अधिकार छोड़कर इस हेली की बड़ी बिंदड़ी होने के सम्मान त्याग कर आंसू पिए हैं, तो फिर रुक्मी के साथ वही अन्याय काहे होने दिया? अब मैं थारे ऊपर कभी भी विश्वास ना कर सकूं गायत्री, और ना ही तुम सब पर। अरे क्या हक है तुम सबको मदन सिंह को धोखेबाज कहने का? उसने तो अपनी बेटी की खुशियों के वास्ते मजबूर होकर धोखा दिया होगा। पर तुमने अपनी जन्म देने वाली मां को धोखा दिया, और वो भी जानबूझ के। तुम चाहते थे ना मैं अपने कमरे में कैद रहूं? आज से मैं अपने आप को कमरे में कैद कर रही हूं, और तुम सबसे अपना रिश्ता भी तोड़ रही हूं, रिश्ता भी तोड़ रही हूं, रिश्ता भी तोड़ रही हूं। दादी साहब, हमारी आपसे विनती है दादी साहब, बस एक बार हमारी बात सुन लो। अब के सुनना बाकी रह गई? और तूने भी तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। ये करते हुए दिन रात अपने आप को कोसा है दादी साहब। जे आपकी नजर में घर के बाकी लोग दोषी हैं, तुम्हारा भी उतना ही दोष है दादी साहब, क्योंकि इस नाटक में मैंने भी उनका साथ दिया है। जरा सोचिए दादी साहब, जे बड़े ठाकुर साहब चाहते तो तुम्हारे को हमारे बापू के घर छोड़कर सिर्फ रसाल को ब्याह लाते, पर नौकरानी बनाकर ही सही उन्होंने हमारे को इस हवेली में वापस आने की इजाजत दे दी, और अपनी मान मर्यादा के साथ साथ उन्होंने बापू की भी लाज रख ली। उन्होंने तो वही किया जो एक खानदान का मुखिया करे है, और घर के सारे लोगों ने उनके इस फैसले का मान रख लिया। सब लोग ये जानते थे कि जब आपको सच का पता चलेगा तो आप वो सह नहीं पाओगी। तो के दादी साहब, अपनी जान बचाने में और सबका कोई दोष होवे
बलिदान सिर्फ मैंने ही ना दिया है दादी साहब, बलिदान कुंवर साहब भी दे रहे हैं। ना चाहते हुए भी रसाल से ब्याह करके, और रसाल उस बेचारी के भाग में तो भारी वजह से ये सब लिखा गया है। वो तो किसी और से ब्याह रचाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने के सपने बुन रही थी, पर बापू की पगड़ी की लाज रखने वास्ते, अपनी बहन को उसका अधिकार दिलाने वास्ते हमारी रसाल ने बिना कोई शिकायत किए अपने प्रेम को भुला दिया दादी साहब, और हमारे को इस हवेली में ले आई। मैंने आज तक आपसे कुछ ना मांगा है दादी साहब, हमारी झोली में एक खुशी डाल दो दादी साहब, सबको माफ कर दो। क्या करने गई थी तुम आशा के कमरे में? क्या कान भर रही थी उनके? बोल। जी, मैं दादी साहब से कहने गई थी कि जो भी कुछ हुआ है इसमें आप सबकी कोई गलती ना है और हम सबको माफ कर दें। क्या हुआ? मासा ने बात मान ली? जी, उन्होंने कहा है कि उन्हें सोचने वास्ते थोड़ा समय चाहिए। सही मौका तड़ा है इसने मासा के कान भरने का। वैसे भी मासा हम लोगों का मुंह ना देखना चाहे, और इसकी बात सुनने के बाद तो शायद मासा जिंदगी भर हम लोगों से बात ना करे। पता नहीं कितना नीचे गिराया होगा इसने मासा की नजरों में हम लोगों को। देख लेना, ताकि खुद उनकी नजरों में देवी बनी रह सके। मासा हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो जावे, लेकिन वो किसी बाहर वाले को अपने बच्चों को बेइज्जत करने का हक कभी ना देवेगी। इतना भरोसा है मन ने मासा पर इस छोरी पे तो ना है। ना ये छोरी इस घर में आई होती, ना इस घर में इतना बखेड़ा होता। किसी को दोष देने का क्या फायदा? जिन पर भरोसा किया वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। मासा के कमरे में जाने की कोई जरूरत ना है। मैंने मासा से माफी मांगनी है। पहले गलती करना, फिर माफी मांगना, इतना आसान है सब कुछ? मुंह दिखाई के दिन जब मासा अचानक अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, पर आज भी वही हुआ। इसका अंदाजा है थारे को? मासा का इस तरह बाहर आ जाना उनके जान के लिए और अपने परिवार के लिए कितना खतरनाक हो सके है। चुप क्यों हो गई गायत्री? बोलो। हमारे से गलती हो गई, मैंने माफ कर दो ठाकुर साहब। कितना अच्छा होता ना जीजी, बस आंखें मूंद ली और सारी परेशानियां मिट गई। परेशान नहीं हो रही, बस थोड़ा थक गई हूँ। जीजी, कब तक देवी बनी रहोगी? जे इस तरह सब कुछ चुपचाप सहती रही ना तो एक दिन खुद पत्थर बढ़ जाओगी। सब कुछ चुपचाप ना सहूंगी तो जे इतना बड़ा लांछन मारे पर लगा है उसे कैसे मिटाऊंगी? जी, माँ ने चिट्ठी ना
बदली होती तो पर ये लांछन कभी ना लगता। जी इस वास्ते ही महाराज जी कचोटे हैं कि आपका कोई दोष ना है, और फिर भी हर कोई आप ही को दोषी की नजर से देखे। और आप है कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के बजाय दूसरों का दोष भी अपने से ले रही हो। जब दादी साहब खुद मारे को इस हवेली से बाहर निकाल रही थी, फिर भी दादी साहब खुद तने हवेली से बाहर निकाल रही थी, फिर भी कुंवर साहब ने दादी साहब और सबके सामने थारा हाथ पकड़कर थारे को बींधनी स्वीकार किया। इसका मतलब जाने है तो बावरी, कुंवर साहब के मन में थारे लिए जगह बन रही है, और मन में पूरा भरोसा है कि एक दिन कुंवर साहब तन्ने प्रेम करने लगेंगे। उसी दिन की आस में मैं दादी साहब से बात करने गई थी। थारे को अपने बलिदान की कदर हो या ना हो, पर मरने है। इसलिए जब तक मैं थारे को खुश ना देखूं ना, मरने चैन ना आवेगा। जिस सच को तो आप मने भारी खुशी से चिढ़ होने लगी है, क्योंकि आपको तुम्हारी खुशी के आगे ना कुछ सूझ रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। जी कुंवर साहब हमारे से प्यार करने लगेंगे तो आपका क्यों होगा? कभी सोचा है आपने? अरे बाप रे, जब तू खुश होवेगी तभी तो मैं खुश हो पाऊंगी। और ये ना समझ कि दादी साहब से बात करने में हमारा कोई स्वार्थ ना था। हर रोज दादी साहब के सामने इस हवेली की बींदनी बनकर जाते हुए मैं हजारों मौतें मरती थी। अब कम से कम वो बोझ तो ना रहेगा, हमारा मन तो मन ना कोसेगा कि मैं दादी साहब जैसी देवी से झूठ बोल रही हूं। मैं अपने आप से नजर मिला पाऊंगी रसा। बस हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। शर्मा जी, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं। हाँ, परचेस ऑर्डर देखकर आपसे बात करता हूं। जी। पानी नहीं जी। खाना लगवा दो। दादी साहब ने खाया? पता नहीं। What do you mean पता नहीं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कम से कम ये तो पता होगा कि दादी से कमरे से बाहर निकली या नहीं। आई तो ना है, पर आ जाएगी। जीजी ने उनसे बात कर ली है ना? कौन है तुम्हारी जीजी? हाँ, देवी है या कोई वकील है जिनकी बात मानकर दादी साहब हम सबको माफ कर देंगी? और क्या जरूरत थी इस तरह रुक्मी को अकेले में दादी साहब से बात करने की? साबित क्या करना चाहती हो कि ताया साहब, पापा साहब, हम सब झूठे हैं, दादी साहब की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं, और एक बस वही है जो सही है, सच्ची है, और बड़ा बड़ा अन्याय हो रहा है उसके साथ। तो ना हो रहा है क्या? आप चाहे हमारी जीजी को कितना भी धोखेबाज कह दो, उन्होंने कोई धोखा ना किया है, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। जो उन्हें आपको धोखा देना ही होता ना, तो वो आपसे ब्याह करने वास्ते तुरंत राजी हो जाती। आपको उनके इर्द गिर्द इतने चक्कर ना काटने पड़ते। जब जीजी का ब्याह आपसे हुआ तब भी वो यही समझ रही थी कि आप उनके जड़े हुए चेहरे के बारे में सब कुछ जानते हो। और साहब जी उन्हें जरा सा भी संदेह होता ना, तो वो आपसे ब्याह करने वास्ते कभी राजी ना होती।
आपने कभी सच को समझने की कोशिश ही ना की। जिस तरह आज आप हमारी बात सुन रहे हैं, जी उस दिन आपने जीजी की बात सुनी होती तो शायद आज आपको आपका सच्चा प्यार मिल गया होता। और हमारे को कौन है? कुंवर सा, कुछ चाहिए था आपको? की बात है कुंवर सा, आपका इस तरह आठे आना कोई देख लेगा तो रसाल की सोचेगी। मुझे माफ कर दो रुक्मी, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये क्या कर रहे हो कुंवर सा? ये ठीक ना है। क्यों? यही तो चाहती हो ना तुम, कि मैं तुमसे माफी मांगू और दोबारा तुम्हें अपनी बिंदनी होने का हक दूं। इसीलिए तो दिन रात रसाल के कान भरती रहती हो तुम, है ना? अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कुंवर सा? मैंने रसाल से अपने लिए कभी कुछ न मांगा। बस यही तो खासियत है तुम्हारी, खुद अपनी जबान से कभी कुछ नहीं मांगती है, लेकिन ऐसा कर देती हो कि सामने वाला तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। रसाल के सामने रो रो के तुमने उसके दिल में इतनी जगह बना ली है कि अब तुम्हारे बिना कहे वो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हो जाती है और तुम्हारा काम आसानी से हो जाता है ना? उस बेचारी को तो ये भी पता नहीं लगता कि तुम उसके साथ क्या खेल खेल रहे हो, क्योंकि उसके सर पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार है, उसे किसी भी तरह अपनी इस भोली भाली जीजी को न्याय दिलवाना है। बस एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम रसाल से दूर रहना, समझी? मासा ने नाश्ता किया? मैंने भिजवाया था पर उन्होंने लौटा दिया। रहने दो, मन में भूख ना है। पापा साहब, जे आप न खाएंगे तो घर के दूसरे भी शांति से न खाएंगे। थोड़ा सा खा लीजिए। रसाल, रुक्मी कटे है? बड़े ठाकुर सा,
दो मासा। रुक्मणी, ये एक एहसान रहेगा थारा हमारे ऊपर। हाँ भंवर, ये रुक्मी का एहसान ही रहेगा तुम सब पर। मैंने तो फैसला ले लिया था कि अब हमारे कमरे से हमारी अर्थी ही बाहर जाएगी, पर रुक्मी ने हमारा मन बदल दियो। जैसे इसने इतने अन्याय के बावजूद तुम सबको माफ कर दियो, आज मैं भी सिर्फ इसकी खातिर तुम सबको माफ कर रही हूं। पर ये कतई मत समझना कि माफ कर रही हूं इसका मतलब तुम सबके किए हुए पाप भी मैं ढूंढूंगी। तुम लोगों ने तो इस घर की लक्ष्मी को नौकरानी बनाकर रखा है और ये मारे को मंजूर ना है। जो हुआ है वो तो मैं बदल ना सकूं, क्योंकि एक बहन को न्याय दिलाने में दूसरी बहन पर अन्याय हो जाएगा। पण भंवर, जी मासा। ये मैं जरूर चाहूंगी कि आज के बाद रुक्मी को इस हेली में एक नौकरानी का नहीं बल्कि एक बिंदनी का दर्जा दिया जाए। रुक्मी रणवीर की बड़ी बिंदनी है, इसीलिए इसे भी गायत्री और पद्मा की तरह बड़ी बिंदनी होने का मान मिलना चाहिए। मान सिर्फ बड़ा होने से ही ना मिले है मासा, कर्म भी बड़ा होना जरूरी है। रुक्मणी ने जो इस घर के साथ धोखा किया है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन कल जो गायत्री ने किया उसके बाद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। धोखा तो गायत्री ने नहीं, चंचल ने दिया था। गायत्री तो मैंने बाहर जाने से मनाही कर रही थी, रास्ता चंचल ने दिया था। गायत्री को नीचा दिखाने का आज तक तन्ने एक मौका भी ना छोड़ा। हर बार अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रचती रही, पर हर बार मैंने थारी करतूतों को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि थारे को एक न एक दिन समझ आ जाएगी। पर घृणा और स्वार्थ ने थारे को इतना गिरा दिया कि तन्ने मासा को जानबूझकर इस दलदल में धकेला। तन्ने इतना भी ना सोचा कि सच सुनकर अगर मासा को कुछ हो जाता तो क्या होता। तूने आज इस हवेली की मर्यादा को लांघकर धोखा दिया है चंचल, और अब ठाकुर भंवर सिंह थारा भी न्याय करेगा। इस हवेली और हम सबको धोखा देने के जुर्म में जो सजा मदन सिंह की बेटी रुक्मणी को मिली है वही सजा थारे को भी भुगतनी होगी। थारे को ये हवेली छोड़कर मैंने मासा को जानबूझकर छांट दिया। हमारे को मालूम आप हमेशा हमारे कोई दोस्त थे, पर वैसा नहीं है जैसा इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सब कुछ तो है हमारे पास, एक प्यार करने वाला भी, एक जिम्मेदार बेटा। फिर आप ही बताइए कि सिर्फ एक गायत्री को नीचा दिखाने के लिए मैं मासा को उस सच का सामना करने दूं जिससे मासा की जान भी जा सके। और आपरी गायत्री तो हमेशा यही चाहे कि वो सबकी नजरों में महान बनी रहे। अब गायत्री को बीच में काहे घसीट रही हो? क्योंकि आप वो ना देख सके जो मारे को दिख रहा है। षड्यंत्र मैं नहीं, गायत्री रच रही है, वो भी रुक्मी को साथ लेकर, क्योंकि वो अच्छी तरह से जाने कि उसे मासा की शय
तुम्हारी एक बात गांठ बांध लेना, अब धीरे धीरे इस घर में गुटबाजी शुरू हो जाएगी। एक गुट में वो दुखियारी हालात की मारी गायत्री और उसकी नई चेली रुक्मी, और दूसरे गुट में इस घर की सारी औरतें। आपकी तरह हमारी रगों में भी राजपूतों का खून। हमारा मन जाने कि मैंने जो किया सही किया, बाकी आपकी मर्जी। तुम्हारे को दो राह से सही रास्ते पर जाने की सलाह देवे हो, तो फिर जब थारे पे इल्जाम लगा तो तूने हमारे को क्यों नहीं कहा कि मैं गलत हूं? बोलो गायत्री। मैं बींद और बींदनी के झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती थी, और आप ही तो कहो हो ना कि अंत भला तो सब भला है। हाँ, शायद थारी बात ठीक है गायत्री। मासा ने रुक्मणी के बारे में जो कहा है उसके बारे में आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, मासा की खातिर रुक्मणी को हवेली में वापस ले आए। अभी उसे बींदनी बनाकर उसे अधिकार नहीं दे सकते। उन अधिकारों की जिसकी वो हकदार हो तब भी नहीं। रुक्मणी भी हमारी तरह हेड़ी की बींदड़ी कहलाकर अपना जीवन बिता लेगी। रणवीर के साथ हुए 7 फेरों के बदले रुक्मणी को हमारी तरह रणवीर की बड़ी बींदड़ी कहलाने का मान भी नहीं मिलेगा। मैं अठे थारे बारे में बात करने आया हूं, रुक्मणी के बारे में नहीं। बात तो एक ही है ना ठाकुर साहब, रुक्मणी और महारा भाग तो एक ही है। की कर रही है? काई काट रही है तस्वीरें? मैंने रुक्मी जीजी की तस्वीर से कोरसा को काट दिया है और अब वो हमारे दोस्त भी ना है। अरे की तस्वीर काई फेंक रहा है? हा तो कुंवर सा आटे बैठा है और मैं थारी खेत में बाढ़ देख रहा था। तूने कहा था ना हल जोतने में तुम्हारी मदद करेगा। मैंने रुक्मी जीजी और रसाल जीजी की बहुत याद आवे। बाबू चलो ना हवेली चलते हैं। अरे गेला हो गया है के बिना न्योते के हवेली ना जा सके। यह बात तू ना समझेगा। अच्छा एक काम कर, ये पिसा ले और अपनी जीजी को फोन कर ले। हुकुम छास। अरे जीजी आओ ना। रुको, मेरे जूते साफ कर दो। छाछ दो। हेलो,
मैंने रुक्मी जी से बात करनी है। हाँ, एक मिनट। गीसू का फोन है। गीसू, कैसा है तू? आज थारे को जीजी की याद आई? याद तो रोज आ रही जीजी, पर बापू ने आज पैसा दियो इसलिए मैंने फोन कियो। मैंने रुक्मी जी से बात करनी है। हाँ जीजी, लो गीसू से बात करो। एक मिनट। तुम्हारा काम हो गया ना, अब जाओ यहां से। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? रुको जीजी, ये मारा भी कमरा। जीजी लो बात कर। जीजी लो। कैसा है? अब आप चिंता ना करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। बाबू के साथ खेतों में काम करने लगा हूँ। अब देखना, मैं हर साल फसल उगाकर आपको पैसा भेजूंगा। फिर आपको हवेली में काम करने की जरूरत ना पड़ेगी। तो फोन दो। अंग्रेजी पीने का मजा ही अलग है। पण किस खुशी में? मैंने दिवाकर की जमीन बेच दी पूरे 40 लाख में। क्या हुआ मामू साहब? भांजे, थारे को कितनी बार समझाया है कि दीवारों की भी कान होते हैं, और इस हवेली की दीवारें तो देखती भी है भांजे, देखती भी है। किसी को पता चल गया कि मैं चुपके तेरे साथ जश्न मना रहा हूं, तो थारे साथ मारा भी लेट्स गो हो जाएगा। जीजोसा ने बिलासपुर की फैक्ट्री चलाने का काम तेरे को बड़े भरोसे के साथ सौंपा है। उन्हें जरा भी भनक पड़ गई कि तू बिलासपुर के किसानों की जमीन बेचकर पैसा कमा रहा है, तो खड़े खड़े तेरी जायदाद रणवीर के नाम पे हो जाएगी। रणवीर के नाम पे सारी जायदाद हो जाएगी और मैं देखता रहूंगा। मामो साहब, आपने दीप सिंह को अब तक पहचाना नहीं। भाणजे यूं बोल कि तन्ने रणवीर को नहीं पहचाना है। देखा नहीं कल वो मासा के सामने रसाल का हाथ कैसे पकड़ रहा था? भाणजे, प्लान तो ये था कि रणवीर ठुमरी की संगत में शराब में डूब हो जावे, और इसका उल्टा ही हो रहा है। वो एक ब्याहता की जिंदगी जीने का प्रोग्राम बना रहा है, और वो भी खुद की मर्जी से। ब्याहता का जीवन तो आजकल मैं भी बिताने लगा हूं मामा से, और जब तक ये भ्रम बना रहेगा तब तक पापा हमारे से बिलासपुर फैक्ट्री के बारे में पूछने वाले तक नहीं। समझियो? समझियो। लेट्स गो।
थारे को ही बच्चा बना दिया। थारे को मारे से भी लंबी उम्र मिले। अरे मासा भाई साहब, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आज मैं सारे परिवार के सामने थारे को बिलासपुर वाली फैक्ट्री तोहफे में देता हूं। अरे भाई साहब, जन्मदिन मुबारक हो।